क्या हमने 10 साल की पढ़ाई इसी के लिए की थी कि आज मेरे जगह कोई दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके हॉस्पिटल को तोड़ा गया है और उनकी ही सरकार उनके ही डॉक्टरों के अगेंस्ट हो गई है। जिस तरह से हम रेजिडेंट्स ऑलमोस्ट 36 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है, कभी कभी ये 36 आवर्स हमारे लंबे चल जाते हैं, हम 2-2 दिन तक घर भी नहीं जा पाते, सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मैं बाय द टाइम किसी को कॉल करूं कि मुझे सिक्योरिटी दे, मैं जब तक वहां पे पहुंचना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू रीच द पेशेंट हु नीड्स माय हेल्प। मैं ऐसे हालात में रात को अकेले भाग के जाती हूँ। इस दौरान आम पब्लिक जो एंटर करती है इस हॉस्पिटल में, वो अगर मुझे देख ले, आई हैव नो प्रोटेक्शन, वो कोई भी मुझ पर अटैक कर सकता। क्या हम डॉक्टर्स, क्या ये प्राइम प्रोफेशन नहीं रहा? क्या ये बहुत नॉर्मल कैजुअल प्रोफेशन है? आंट वी गिवन, व्हाई आंट वी नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी? आप किसी दूसरी कंट्री में देखेंगे, कहीं पर भी सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको इमरजेंसी में नहीं मिलेंगे। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको ऑन कॉल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑन कॉल रातों रात 24/7 ड्यूटी करते हुए मिलेंगे। आज 17 अगस्त है जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 8 दिन हो चुके हैं कोलकाता में एक डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी, उनके साथ जिस तरीके से बर्बरता हुआ। आधी रात हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे उनका सब कुछ सारा काम होता है, उनका जीवन वहीं एक तरीके से है, वहाँ पे उनके साथ रेप होता है, हत्या होती है। और अब कई चीज़ें और खुल के लगातार सामने आ रही हैं। जो शुरुआती चीज़ें थी उसमें ये लग रहा था कि ये एक पुलिस ने जो बताया सुसाइड है, उसके बाद फिर ये लगा कि किसी एक ने रेप किया है और मर्डर किया है, मारा पीटा है बुरी तरीके से, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आए। लेकिन उसके बाद और भी चीज़ें निकलने लगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि उनके साथ जो है कई लोगों ने मिलकर रेप किया है और कई लोगों की संलिप्तता की भी बात आ रही है। पुलिस गलत तरीके से जांच की, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, बहुत तमाम चीज़ें हैं। दिल्ली में, कोलकाता से इतर बात करें तो पूरे देश में तो धरना प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली के जितने भी बड़े अस्पताल हैं वो सब धरने पर हैं। सारे डॉक्टर्स में गुस्सा है और गुस्सा इसलिए है क्योंकि जिन डॉक्टर्स तक आपको पहुँचने में बहुत समय लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेते हुए तमाम जगहों के लोग हैं जो जब एम्स में आते हैं या दिल्ली के बड़े अस्पतालों में आते हैं तो उनको 1 दिन 2 दिन तक नंबर लगाने में लगता है। उन डॉक्टर्स के पास जिनके पास तक पहुंचने में आपको समय लगता है, वो डॉक्टर खुद डर में हैं। उनके अंदर डर है और उनके अंदर डर है इस बात का कि उनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है और कोई ऐसा कानून नहीं है उनके पास जिससे तुरंत एक्शन हो सके। इतना माहौल होता है मारपीट का, तमाम तरीके का माहौल होता है, हर तरह के पेशेंट आते हैं। इन सब माहौल में भी वो कैसे रहते हैं, ये इनके तमाम मुद्दे हैं। तो मैं इस वक्त हूँ जामिया हमदर्द हॉस्पिटल है और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी है, ये कैंपस है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सब भी धरने पर हैं, तो इनकी मांग क्या है। जबकि जो मामला है कोलकाता का वो सीबीआई को ट्रांसफ़र हो चुका है और सरकार लगातार आश्वासन भी दे रही है कि हम चीज़ें कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं। और आज एक न्यूज़ ये भी आया कि जो ये लोग अपने लिए कानून की मांग कर रहे थे, सीपीए, ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उस पर भी गवर्नमेंट ने ये कहा है आज कि हम उसके लिए कमेटी बना रहे हैं और उस पर काम करेंगे। फिर आप लोग क्यों धरने पे हैं, क्या है डिमांड आपकी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सद्दाम खान है, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट का रेजिडेंट फर्स्ट ईयर हूँ। और जिस तरह से बर्बरता हुई है, ये सिर्फ महज एक रेप नहीं है या सिर्फ एक मर्डर नहीं है। जिस तरह से उस बच्ची के साथ किया गया है, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो प्रोटेक्शन नहीं दिया गया उस बच्ची को। कोई भी अगर जाता है काम करने, एटलीस्ट उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो किसी भी फील्ड का हो। ये महज सिर्फ मेडिकल का फील्ड का नहीं है। ये एक जो है फीमेल डॉक्टर का इशू नहीं है, ये इशू है एक फ़ीमेल का, जो वो किसी के भी घर से हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि एक बर्बरता उसके साथ हुई है। उसके बाद दूसरा, जिस तरह से उनके प्रोटेस्ट को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके हॉस्पिटल को तोड़ा गया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी दबाया गया, फ्रीडम ऑफ लिविंग को दबाया गया और उनकी ही सरकार उनके ही डॉक्टरों के अगेंस्ट हो गई है जिस तरह से। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में सारे रेजिडेंट डॉक्टर, नॉट डॉक्टर बल्कि कॉमन लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि गलत हो रहा है। तो उस चीज़ को उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो है फीमेल सेफ्टी इशू होना चाहिए। अभी तो ये है कि सबसे पहले उस बच्ची को न्याय मिले
और इसी चीज़ को लेके हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर धरने पर हैं। हमने जो इलेक्टिव पोस्टिंग है उसको पोस्टपोन कर रखा है, लेकिन इमरजेंसीज पोस्टिंग हमारी चल रही है। कोई भी पेशेंट यहाँ से वापस नहीं जा रहा है। हम सारे पेशेंट को लगातार देख रहे हैं। जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, इवन हमारे कंसल्टेंट लगातार जो इमरजेंसीज को देख रहे हैं। सारे पेशेंट को देखा जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इवन ऑपरेटिव जो इमरजेंसीज है वो भी चलाया जा रहा है। आप जब प्रैक्टिस करती होती हैं, नाइट शिफ्ट भी आपकी लगती है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की और भी तमाम शिकायतें हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको रेगुलर जो भी आपका प्रैक्टिस का समय है, कब से आप हैं यहाँ पे? हम रेजिडेंट्स ऑलमोस्ट 36 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है। कभी कभी ये 36 आवर्स हमारे लंबे चल जाते हैं, हम 2-2 दिन तक घर भी नहीं जा पाते हैं। ऐसे में हमारे 2-3 बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें हमें कवर करना पड़ता है। कभी एक बिल्डिंग से कॉल आ गई इमरजेंसी कॉल, दूसरे बिल्डिंग में आ गई इमरजेंसी कॉल। रात को हमें भागना पड़ता है एक इमरजेंसी पेशेंट को अटेंड करने के लिए। मैं शिफ्ट करती हूँ अपने आप को एक न्यू बिल्डिंग से ओल्ड बिल्डिंग। रातों रात मुझे एक तो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मैं बाय द टाइम किसी को कॉल करूं कि मुझे सिक्योरिटी दे, मैं जब तक वहाँ पे पहुँचना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू रीच द पेशेंट हु नीड्स माय हेल्प। इंट्यूबेशन कॉल करना पड़े या कोई बहुत सीजर का पेशेंट आ गया, उसको मुझे देखना पड़े। मैं ऐसे हालात में रात को अकेले भाग के जाती हूँ। इस दौरान आम पब्लिक जो एंटर करती है इस हॉस्पिटल में, वो अगर मुझे देख ले, आई हैव नो प्रोटेक्शन। वो कोई भी मुझ पर अटैक कर सकता। और हमें यहाँ पे अक्सर नहीं सुनने में आता कि किसी की वॉलेट मारा गया, किसी को चाकू मार दिया गया। ऐसे स्थिति में तब भी हम भाग के काम करते हैं। हम इस चीज़ को बोल्डली लेते हैं कि नहीं, वी विल डू दिस। क्या हमने 10 साल की पढ़ाई इसी के लिए की थी कि आज मेरे जगह कोई दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा? यही इसी दिन के लिए हमने 10-10 साल, ये सारे बच्चे जो नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इतने लैक्स में जो ये अपीयर करते हैं, क्या यही एग्जाम्पल इनको मिलने वाला कि राइट आफ्टर 10 ईयर्स की जब तुम्हारा MBBS PG खत्म हो जाएगा या MBBS से PG करते के दौरान तुम्हारे साथ लड़कियों के साथ ये हालात किए जाएंगे? क्या ये सिक्योरिटी है? क्या हम डॉक्टर्स, क्या ये प्राइम प्रोफेशन नहीं रहा? क्या ये बहुत नॉर्मल कैजुअल प्रोफेशन है? आंट वी गिवन, व्हाई आंट वी नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी? सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, और सुरक्षा ही, जैसा कि उन्होंने बताया कि रात में कभी भी जाना पड़ता है और कोई सुरक्षा की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। आप भी प्रैक्टिस करें, क्या नाम हुआ आपका? शिफा। क्या समस्याएं होती हैं, बेसिक समस्या, सुरक्षा क्यों नहीं मिल पाती? जैसे कई जो स्टूडेंट हैं, जब नीट की आप तैयारी करते हो तो कोशिश होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिले। लोगों की ये कोशिश होती है जो टॉप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको एम्स मिले। इस तरीके से इतने मेहनत के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, तमाम चीज़ें करने के बाद देश के टॉप संस्थानों में ये चीज़ें आना कि CCTV कैमरा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ये कमी क्या है? मतलब कि आप जब नाइट शिफ्ट होता है तो आपकी रुकने के लिए क्या व्यवस्था होती है, और आप लोगों को कैसे, मतलब कि पूरा जो रात की व्यवस्था है क्या है? आप ज़रा रूटीन बताइए। सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के बारे में तो नहीं है, सिस्टेमिक इशू है जहाँ पर अंडर फंडिंग होती है। फंड्स जो हैं कहाँ पर जाते हैं, कैसे यूटिलाइज होते हैं, वो सिर्फ एक हॉस्पिटल की इशू नहीं है। जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं सारे हॉस्पिटल्स में। कैमराज कहाँ लगाए जाएँ, कौन से पेशेंट्स आएँ। जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जो आते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज आते हैं। कोई मतलब दिक्कत में ही आ रहा है, उनको गुस्से में आने में बहुत कम टाइम लगता है। ऐसे तो हर एक हॉस्पिटल में बाउंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, बट कितनी सिक्योरिटी कहाँ पोस्टेड होती है, दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर वन हॉस्पिटल, दैट इज़ अ वेरी सिस्टेमिक इशू जो हमारे स्टेट में ही नहीं पूरे इंडिया में ही सेम है। तो ऐसे कहना कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे नहीं मैंने पूछा कि देश के अस्पतालों में, सारे अस्पतालों में, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, जो कोलकाता में मामला हुआ और वो रात में एक लंबा ड्यूरेशन रहा, वो एक सेमिनार हॉल में जिस तरीके से चीज़ें हुई, क्या वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं था? तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ भी, ऐसे अस्पतालों में भी, दिल्ली के भी हॉस्पिटल्स में भी है कि अंदर सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कल मैं बात कर रहा था, कुछ एम्स के डॉक्टर्स थे या कुछ और दूसरे जगह के, उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये है कि रात में अगर कोई चाहे लेडी डॉक्टर हो चाहे जेंट्स हो, उनको सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए जहाँ पे व्यवस्था होती है वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, गेट बंद करने का परमिशन नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसी चीज़ें हैं? रात में आप लोगों के रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? अक्सर क्या होता है कि एक ही कमरा मिलता है, 4-5 लड़कियां को वहीं पे रेस्ट करने के लिए होता है।
अगर रात के वक्त 2-3 लड़कियां रेस्ट ले रही हैं, हमें सोने तो मिलता नहीं है, बट अगर हम रेस्ट कर रहे हैं, एक को अचानक से कॉल आ गई, एक भाग के गई, जब वो चली गई बार बार उठ के हम लोग दरवाज़ा बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, ये पॉसिबल नहीं होता। अक्सर हम लोग इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि हम उसी वक्त सोए हुए रहते हैं। उसी दौरान अगर दूसरे मेरे बैचमेट को या दूसरे रेजिडेंट को बुला लिया गया कॉल पे, वो भाग गई, मैं तो कमरे में सो रही हूँ, मैंने तो दरवाज़ा तो खुला रह गया, तो ऐसे बीच में क्या कॉरिडोर का कोई कंपाउंडर या कोई बाहर का आदमी जो रिलेटिव्स के साथ जो आते हैं, क्या वो अंदर हमारे रूम में आसानी से आना जाना कर सकते हैं? मेरे पास इसके लिए कोई डिफेंस नहीं है। इसका एक चीज़ है कि सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये सब होने चाहिए कि जहाँ पे डॉक्टर का रूम हो वहाँ तक पब्लिक एक्सेस ना कर ले। बट नहीं, हम जहाँ हमारा जो डॉक्टर रूम होता है वहाँ पे अमूमन पब्लिक का एक्सेस मिल जाता है। इसमें क्या डॉक्टर्स जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ये तो हो सकता है ना कि बाउंस एक जोन है, कि एक एरिया है कि इलाज हो रहा है, सब कुछ ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर रह रहे हैं, रुकने की उनकी व्यवस्था है या वो अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे लोग एंट्री कर रहे हैं? ये सिक्योरिटी क्यों सुरक्षा नहीं है? रूम के बाहर भी उस एरिया तक है। दिक्कत ये है कि क्या कहते हैं, जगह स्पेस काफ़ी लिमिटेड है हर जगह। हमारे जो ये ड्यूटी रूम्स वगैरह बनाए गए हैं सब वार्ड के साथ ही बनाए गए हैं। काफ़ी सारी जगहों पे वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी होती भी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स बचते हैं जहाँ पे हमें अकेले जाना पड़ता है। जैसे कि भी मैम ने बताया है कि 2 बिल्डिंग के बीच में हमें अकेले जाना पड़ता है और रात के समय अच्छा माहौल नहीं होता। हाँ, अब सब कुछ देख के यहाँ पे भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लाइट वगैरह लगाई जा रही है, सिक्योरिटी एम्प अप करी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रॉब्लम थी, हम सब ने उसका एक क्या कहते हैं प्रमाण देखा कि कितनी हद तक ये प्रॉब्लम हो सकती है। दिक्कत यह है कि डॉक्टर्स के लिए जो आराम करने की जगह है और जो काम करने की जगह है वो एक है। हमारे लिए हॉस्पिटल जो 36 घंटे 48 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, उस समय हमारा घर है वो। अगर हमारे घर के अंदर कोई घुस के हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करेगा तो हम बाहर की दुनिया में क्या ही कर सकेंगे। ये हमारी मजबूरी है। कानून जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है ये लगातार डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये कितना कारगर होगा और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नॉर्मल कानून तो है, किसी के साथ मारपीट करने पे कानून है, डॉक्टर्स के लिए स्पेशल कानून की ज़रूरत क्यों है? देखो, कोई भी सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो डॉक्टर है सबसे ज़्यादा पहले जो मरीज आता है इमरजेंसी में आता है। इमरजेंसी में कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट आता है, चोट लगती है, उसके रिलेटिव भी आते हैं साथ में, पूरा उनका एक साथ में गुट उठा आता है। जब भी आता है, अकेला पेशेंट नहीं आता है। जब वो आता है तो वो ऑलरेडी गुस्से में रहते हैं उनके अटेंडेंट्स, क्योंकि वो एक ट्रॉमा ऑलरेडी हो चुका है। उसके जो बेटा बेटी बहन भाई जो उनको चोट लगती है वो गुस्से में रहते हैं। हम उनको समझाते हैं कि उनको क्या हुआ, कैसे हुआ है। तो जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके अंदर सब्र नहीं होता है। हमें पता है कि हमें कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, उनके अंदर सब्र नहीं होता है और वो तुरंत से डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं। आप किसी दूसरी कंट्री में देखेंगे, कहीं पर भी सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको इमरजेंसी में नहीं मिलेंगे। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको ऑन कॉल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑन कॉल रात और रात 24/7 ड्यूटी करते हुए मिलेंगे और आपको उनकी सुविधा जैसे ही आप पहुँचेंगे डॉक्टर तभी मिल जाती है। इसलिए जनता को ये आदत हो गई है कि कुछ भी हुआ तो सीधा डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम करेंगे। अच्छा हुआ तो वो डॉक्टर को बोल देंगे महान है, और कुछ भी अगर गलती हुई तो वो सीधा डॉक्टर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम ऑलरेडी कितने टेंशन में काम कर रहे हैं। 24/7 ड्यूटीज़ होती है हमारी, सिर्फ एक मरीज़ नहीं होता है, तो वो उस प्रेशर को नहीं देखते। बस उनका एक मरीज़ होता है, कुछ भी होता है वो आकर के सबसे पहले डॉक्टर्स को गाली बकते हैं। उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर्स भले कितना समझा लें बट वो नहीं समझते। तो ये जो चीज़ है, इस कारण से इमरजेंसी में जो एक सिक्योरिटी का इशू है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो वार्ड का, जो डॉक्टर्स रूम का है वो तो इशू है ही है, उसके साथ में जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है डॉक्टर पेशेंट का, या तो वो OPD हो या फिर वो इमरजेंसी हो, वहाँ पर जो है आपका जब तक ये सेफ्टी ना हो कि पेशेंट जब आए और जब डॉक्टर इंटरेक्शन हो, जो डॉक्टर है वो सेफ़ रहना चाहिए। वो हर चीज़ बताने के लिए एकदम फ्री होना चाहिए अटेंडेंट्स को, चाहे वो कुछ भी हो। पेशेंट को कभी ऐसा आता है कि ब्रॉड डेड होता है, कोई ऐसी स्थिति होती है तो वो नहीं देखते कि मरीज़ किस हालत में लाया गया है, वो सीधा सिर्फ डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हमें बचनी है और वो दोनों तरफ से आएगी। वो जब पेशेंट के अटेंडेंट समझेंगे, पेशेंट समझेगा, है ना, और जब डॉक्टर भी उनको समझाने में समर्थ रहेंगे।
ये चीज़ें दोनों तरफ से आनी चाहिए। पर ये देखा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो तो अपनी तरफ बात को सही तरीके से रखते हैं, पर पेशेंट के अटेंडेंट्स कभी नहीं समझते ये चीज़। तो वो चीज़, उन चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जब दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, आसपास आप तमाम घटनाएं आती रहती हैं, अक्सर घटनाएं आती रहती हैं, लड़कियां रात में निकलने से एक बार 10 बार सोचना पड़ता है दिल्ली में, तो देश के और जगहों पे स्थिति क्या होगी। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल्स में है सिक्योरिटी फिर भी देखने को मिलती हैं, हॉस्पिटल का एक कैंपस है, हॉस्पिटल में CCTV कैमरा है, उसके बावजूद अगर यहाँ की लेडी डॉक्टर्स सेफ़ नहीं है, तो क्या ये कहा जाए कि गवर्नमेंट का कुछ फेलियर है, फंड नहीं दे रही है, ठीक से व्यवस्था नहीं दे रही है? क्या दिक्कत, बेसिक दिक्कत कहाँ आ रही है? किसी भी फेलियर में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्राइम यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हर जगह होता है। अब ऐसी कंडीशन में हमें बहुत सारे स्टेप लेने होते हैं कि आप, और नॉट ओनली डॉक्टर्स, कोई भी फीमेल हो, कहीं भी हो, वो कोई भी काम करती हो, वो घर किसी भी तरीके से चलाती हो अपना, वो रोड पे रहती हो या किसी बंगले में रहती हो, हमारे लिए दोनों फीमेल की वैल्यू सेम है, फीमेल है, तो उसका प्रोटेक्शन हमें करना है। अब ये प्रोटेक्शन कैसे होगा, उसके रूल अलग हो सकते हैं, लॉज अलग हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट को बैठना है, गवर्नमेंट को सोचना है कि ये चीज़ें, क्या हम एक निर्भया कांड हुआ उसके बाद हमने कोई स्टेप लिया कि ये आगे ना हो। कोई भी फीमेल कहीं भी जाती है, वो घर से जाती है, निकलती है, उसका सारे घर वाले ये वेट करते हैं कि वो सही सलामत घर पे आएगी, तो क्या वो उसका प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट टू सेफ्टी नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है, नॉट बिकॉज कि ये हॉस्पिटल में है, प्राइमेसिस में है, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ सेफ्टी हम दे सकते हैं, बाहर हम सेफ्टी नहीं दे सकते। पूरे देश में हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, हमें सेफ्टी चाहिए, और सिर्फ यही नहीं, हर जगह चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल यही मांग है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, जो चीज़ें वेंडलाइज की गई हैं वो चीज़ें उसको, हॉस्पिटल को वो क्लियर हो कि वो क्यों हुआ। जो भी कल्प्रेट हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि किसी एक को फंसा के बाकी लोगों को बचाया जा रहा हो। और गवर्नमेंट खुद अपने ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके क्या दिखाना चाहती है कि उसके साथ वाले कौन लोग कर रहे हैं, वो क्लियर करे गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट से, उनके प्रोटेस्ट से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। और ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, और इसमें सिर्फ मेडिकोज नहीं है, हर जगह के, हर तबके के लोग, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी ब्रीड के हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सारे लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सही चीज़ पे लेकर आएँ गवर्नमेंट को। तो कुल मिला के जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है वो जारी है दिल्ली में लगातार। फ़िलहाल जो कोलकाता में हुआ, इस चीज़ को लेकर न्याय की मांग लगातार हो रही है कि इसको जल्द से जल्द न्याय मिले। उसके अलावा जो इनके लिए एक स्पेशल कानून की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इनकी मांग है कि यहाँ का माहौल उस हिसाब से रहता है, तो इनके लिए स्पेशल सुरक्षा नहीं होगा तो उससे एक दिक्कत जो सबसे बड़ी ये आ रही है कि वो भी दिक्कत होती है कि नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करना, आम लोगों की तरह उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, और जो कि यहाँ के लिए दिक्कत है।